So hello and welcome back to Being Economist YouTube channel. So as you know, जो हमारा MCQ की सीरीज है वो कंटिन्यू है. ऑलरेडी हमारे दो टॉपिक्स पे MCQs जो है उसकी वीडियो अवेलेबल है. आज हमारा थर्ड टॉपिक है आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर MCQ सीरीज जितनी भी हैं वो हम कर रहे हैं. और इससे पहले दो टॉपिक्स, फर्स्ट जो था वो आपका इंट्रोडक्शन था. सेकंड वन is related to monetary and fiscal policy. Now the third topic is actually related to consumer demand using indifference curve technique. But मैंने इस पूरे MCQ सीरीज में पूरा ही कंज्यूमर डिमांड जो है वो कवर किया है, नॉट ओनली इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, तो इसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चन जो है वो दिखाई देंगे ना. उससे पहले हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं ये सारी चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे. लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन जो है वो छोड़ा था और इसके कमेंट्स जो हैं, मतलब इसका आंसर जो है आप लोगों से पूछा था और इसका आंसर हमने ऑलरेडी शेयर भी किया अपने टेलीग्राम चैनल पे. उसका लिंक भी मैं आपको अभी बताता हूं कैसे आपको उसे ज्वाइन करना है. एंड वन थिंग कि इसी तरह के और क्वेश्चन भी आज जो है मैंने इस पर्टिकुलर सेशन में जो है वो ऐड किए हैं. नाउ इन सब चीजों से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, फिर क्विकली ये इंफॉर्मेशन के बाद हम ज्वाइन करेंगे. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये इंस्टाग्राम. जो भी क्वेश्चन, क्वेरीज या फिर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं. हमारे जितने भी MCQs हैं उनके आंसर्स हम यहीं पे अपडेट करते हैं. और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से डिस्क्रिप्शंस में लिंक है सभी चीजों के. अदर वे आप इसे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. ये मैं चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दो कोर्सेज हमारे वहां पे एक्टिव हैं, एक स्टैटिस्टिक्स का है और दूसरा इकोनॉमिक्स का. ठीक है, आप जितने भी MCQs यहाँ देख रहे हैं उन सब के रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं मैं ऑलरेडी अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे कंटिन्यू हमारी चल रही हैं. कंसेप्चुअल बेस्ड जितनी भी क्लासेस हैं वहां पे चल रही हैं. इसके अलावा नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इस एप्लीकेशन पे. लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, अदरवाइज आप इसे प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का MCQs का टॉपिक जो कि है हमारा ऑफ कोर्स टॉपिक नंबर थर्ड, कंज्यूमर डिमांड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक. तो इसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चन दिखेंगे. जितने भी क्वेश्चन इसके बनते थे वो सब के सब मैंने इसमें ऐड किए हैं. सो आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो किस पर्टिकुलर चीज पे बेस्ड है. ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्यों अराइज हुआ. हम सबको पता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस. फर्स्ट वन इज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी ही हमारे लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर वन, तो आपको इसे इजीली, मुझे अभी तक लगता है कि आप इसे इजीली फाइंड आउट कर चुके होंगे कि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो एक ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है. एंड कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर्स, है ना, जिसमें कि आप टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इन सब चीजों का कंसेप्ट पढ़ते हैं जो कि पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी फाइनेंस के सिलेबस में नहीं है इस अकाउंट असिस्टेंट में. बट फिर भी मैंने ये कवर जो है वो करवाया है, पूरा ही मैंने पढ़ाया है और क्वेश्चंस भी आपको आगे दिखेंगे. ठीक है, नॉट ओनली बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी बट आल्सो कार्डिनल यूटिलिटी क्वेश्चंस आर देयर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. नाउ तो यहां पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑर्डिनल यूटिलिटी मींस, यहां से अभी आपने जो आंसर देखा इसी आंसर पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, इसका क्या मीनिंग है. अंडरस्टूड. सो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनल यूटिलिटी और कार्डिनल यूटिलिटी में बेसिकली डिफरेंस क्या है. जब आपको डिफरेंसेस का पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते. नाउ ऑप्शन ए, मेजरेबल यूटिलिटी. क्या ऑर्डिनल यूटिलिटी ऐसी यूटिलिटी है जिसे मेजर किया जा सकता है, या ऑर्डिनल यूटिलिटी ऐसी यूटिलिटी है जो
रैंक्ड प्रेफरेंस देती है, या ये मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करती है, या जीरो यूटिलिटी बताती है। सो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी ऑप्शन बी रहेगा कि ऑर्डिनल यूटिलिटी हमेशा ही रैंक्ड की बात करती है या ऑर्डर की बात करती है, ना कि नंबर्स की बात करती है ना, ना कि नंबर्स या क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी और नंबर की बात नहीं करती। क्वांटिटी और नंबर की बात कौन करता है? ऑफ कोर्स हमारा कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी जो मार्शल का कंसेप्ट है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑफ कोर्स इसे हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं, और ये J.R. हिक्स का कंसेप्ट है। अंडरस्टूड? सो सेकंड क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, आप जब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो विदाउट द हेल्प ऑफ बजट लाइन, जिसे हम प्राइस लाइन के नाम से भी जानते हैं। क्या? प्राइस लाइन, है ना। बजट लाइन को हम प्राइस लाइन के नाम से भी जानते हैं। इसके बिना हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं निकाल सकते, है ना। सो बजट लाइन को हम इंडिफरेंस कर्व के साथ जोड़ के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं। बट फिलहाल हमें जो प्रेजेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि ये जो बजट लाइन है, जो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, है ना, जो कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी। ए एंड बी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ये जो ए टू बी है ये हमारी बजट लाइन है, ठीक है, या प्राइस लाइन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है इस पर्टिकुलर कर्व का ए टू बी स्लोप क्या होता है? क्या ये MRS होता है? क्या ये रेशियोज ऑफ प्राइसेस होता है? क्या ये इनकम रेशियोज होता है, या यूटिलिटी रेशियो होता है? सो राइट आंसर इज प्राइसेस, रेशियो ऑफ प्राइसेस, है ना। प्राइस जो इस तरफ एक गुड है उसका, और जो इस तरफ एक गुड है, उन दोनों के प्राइसेस के अंदर ऑफ कोर्स इसका जो स्लोप है उसे हम प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, यानी प्राइस ऑफ गुड x एंड प्राइस ऑफ गुड y, इस तरह से मेजर करते हैं। सो राइट आंसर अगेन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, बजट लाइन शिफ्ट्स पैरेलल व्हेन। इसी बजट लाइन की बात हो रही है जो हमने यहां पे बनाया, कि अगर ये बजट लाइन यहां से यहां को पैरेलल शिफ्ट हो जाए, यहां से यहां को पैरेलल शिफ्ट हो जाए, A टू A डैश, B टू B डैश, है ना। तो यहां पे अगर ये पैरेलल शिफ्ट हो रही है, सो इसके पीछे क्या रीजन है, और ये कब पैरेलल शिफ्ट होती है? क्या जब प्राइसेस चेंज होते हैं, या इनकम चेंजेस होती है, या प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, या यूटिलिटी चेंज होती है? तो अगेन राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जब कंज्यूमर्स इनकम, है ना। अब मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि बजट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है और कैसे इट इज एक्चुअली शिफ्ट ड्यू टू change in income, and what are the effects of effect on price line whenever the prices are concerned, whenever the change in prices are concerned। क्योंकि ये सारी चीजें हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं, क्योंकि इतना डेप्थ में जाऊंगा मैं तो फिर हमारे सारे MCQs जो है वो कवर नहीं हो पाएंगे। सो फिर भी मैं ये बता रहा हूं कि बजट लाइन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, आल्सो कि ये शिफ्ट कब होगा, है ना। तो बजट लाइन में सिर्फ इतना ही है हमें जो ये पता होना चाहिए कि बजट लाइन एक्चुअली एक कंज्यूमर का बेसिकली एक बजट कंस्ट्रेन जो है हमें वो दिखाता है, कि उसके बजट के लिमिट्स दिखाता है ना। पहले एक कंज्यूमर का लिमिट्स A टू B था, इस लाइन से बाहर वो नहीं जा सकता था, बट अगेन हमने क्वेश्चन देखा क्या ये लाइन शिफ्ट हो सकती है पैरेलली, A टू A डैश, B टू B डैश। सो अगर ऐसा होगा तो क्या रीजन है? ऑफ कोर्स जब एक कंज्यूमर की इनकम्स ही चेंज हो जाए, है ना। अगर हमें ये A B कर्व 100 रुपीज रिप्रेजेंट कर रही थी, तो A डैश B डैश हमें 200 रुपीज का बजट शो करेगी, है ना, तभी ये शिफ्ट होगा। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 4 आंसर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स। जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो क्या इंडिकेट करती है? अगेन क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ
इंडिफरेंस कर्व से। ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व करी हैं, 6 से 7 प्रॉपर्टीज काफी अच्छे से इन डेप्थ विद नोट्स हमने ये कवर किया है अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे। ठीक है, सो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या ये रिप्रेजेंट करती है लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, या हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, या जीरो सेटिस्फेक्शन, है ना। ये हमारे पास एक इंडिफरेंस कर्व है, मैं इसे IC1 लिख रहा हूं, यहाँ y एक्सिस, यहाँ x एक्सिस, यहाँ ओरिजिन, और अगर इसके ऊपर एक और इंडिफरेंस कर्व हो, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व 2, इस तरह से इंडिफरेंस कर्व 1 और इंडिफरेंस कर्व 2, तो 1 के कंपेयर में सेकंड इंडिफरेंस कर्व सेकंड क्या शो कर रही है ना। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये इंडिफरेंस कर्व की, और वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट कि ये रिप्रेजेंट करेगी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो अगेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ क्वेश्चन नंबर 6th, two indifference curves never intersect because दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती। अगेन ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये अगेन एक प्रॉपर्टी है किसकी, इंडिफरेंस कर्व की। तो लेकिन क्वेश्चन देखें क्या पूछा है, अगर दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करती, हमें पता है कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जो प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व की, उसके अकॉर्डिंग दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मतलब कहने का क्या है कि इस तरह से, अगर इस तरह से एक इंडिफरेंस कर्व है और ये इंडिफरेंस कर्व सेकंड है, तो यहां पे कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि बजट लाइन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, या कंज्यूमर इरेशनैलिटी होती है, या वायलेशन ऑफ कंसिस्टेंसी अजम्पशन, या लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। सोच के बताएं कि क्या इसका आंसर होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये मैं आपको समझाऊं तो, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी अज्यूम की है, दैट इज दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, जो मैंने ऊपर डिस्कस भी की, कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नाउ अकॉर्डिंगली दिस इंडिफरेंस कर्व, फर्स्ट में एक बार इसका कलर चेंज करके आपको बता दूं, यहां पे ये जो इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट है, ठीक है, ये वाली जो ये थी इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, ये लोअर इंडिफरेंस कर्व है क्योंकि ये IC1 है, और ये जो इंडिफरेंस कर्व सेकंड थी जो इसके ऊपर थी यहां से, ये IC सेकंड है। तो अकॉर्डिंगली हायर इंडिफरेंस कर्व मस्ट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दिस प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में पढ़ी। लेकिन आते आते ये इंडिफरेंस कर्व दोनों ही एक पॉइंट पे एक ही तरह की यूटिलिटीज को दिखाने लग जाएंगे, है ना। इस पॉइंट पे मैं ई पॉइंट लिख रहा हूं, यहां पे दोनों ही एक तरह की सेटिस्फेक्शन को शो करने लग जाएंगे, जो कि अगेन वायलेट करेगा इस प्रॉपर्टी को कि हायर इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बट यहां पे दोनों ही कर्व एक ही तरह की सेटिस्फेक्शन दिखाने लग जाएंगे जब वो इंटरसेक्ट करेगी। दैट इज वाई इसका राइट आंसर है वायलेशन ऑफ कंसिस्टेंसी अजम्पशंस। जो ये अजम्पशंस हमने अज्यूम की हैं, बेसिकली 3 तरह की अजम्पशंस या 4 तरीके की अजम्पशंस इसमें हम अज्यूम करते हैं। उसके ऊपर भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आगे किया है, जैसे कंसिस्टेंसी हो गया, ट्रांजिविटी हो गया, ये मैंने आगे क्वेश्चन ऐड किए, वहां पे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो अभी आप फिलहाल ये याद रखें कि ये अपनी ही अजम्पशंस को वायलेट करता है, जिस वजह से ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ये क्वेश्चन सारे 2-3 क्वेश्चन जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज से थे, मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज से थे, वो मैंने ऐड किए हुए हैं। अब इंडिफरेंस कर्व हम सबको पता है कि किस शेप का होता है, यूजुअली इस शेप का होता है। हालांकि इसके एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी मैंने लेक्चर में आई थिंक 5 to 6 टाइप्स जो है वो पढ़ाए हैं, कि वो एल शेप भी हो सकता है, वो कनकेव भी हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हो सकता है। बट अकॉर्डिंगली हमारा इंडिफरेंस कर्व ऐसा ही होता है जो हम एक्चुअली पढ़ते हैं ना, इसी को हम कॉन्वेक्स शेप कहते हैं, किसकी, इंडिफरेंस कर्व की। तो
वो कॉन्वेक्स ओरिजिन से आप देखोगे, ओरिजिन कहां है, यहां से, तो ओरिजिन के आपको ये कॉन्वेक्स दिखाई देगा। ऐसा क्यों है, ये हमें पूछा गया है। क्या ये इंक्रीजिंग एमआरएस की वजह से है, एमआरएस का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से है, या ये कांस्टेंट यूटिलिटी की वजह से है, या ये इनकम इफेक्ट की वजह से ऐसी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन आपको दिखाई दे रही है। सो राइट आंसर इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं क्विकली आपको समझा दूं कि व्हाट डज दिस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मींस। यहां पे एक गुड y है, यहां पे एक गुड x है, तो आप या एक कंज्यूमर, जब मैं आप बोल रहा हूं तो मतलब एक कंज्यूमर, जब एक कंज्यूमर चाहता है कि वो गुड एक्स से, सॉरी गुड वाई से गुड एक्स की तरफ मूव करे, है ना, गुड वाई से गुड एक्स की तरफ मूव करे, है ना, और यहां से अगेन इस तरफ जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे वो गुड वाई को छोड़ता जाएगा फॉर सब्स्टिट्यूटिंग गुड एक्स की तरफ चलता जाएगा, तो जो छोड़ने का रेट है, चीज को छोड़ने का रेट है, जिस गुड को वो छोड़ रहा है, वाई को जिसको वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, वो मार्जिनल रेट जो है सब्स्टिट्यूशन का, वो डिक्लाइन होता दिखाई देगा आपको। जब आप किसी नोट्स पे, हमारे नोट्स पे या किसी स्टैंडर्ड बुक पे इंडिफरेंस कर्व को इस तरह से शेप में बना हुआ देखेंगे यूं, तो आप देखेंगे कि पहले जब वो किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहा था दूसरी चीज के लिए, तो वो ज्यादा यहां से सब्स्टिट्यूट कर रहा था, धीरे 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 वो उसे कम करने लग गया है। और उसके पीछे भी फर्दर एक लॉ है कि जैसे जैसे वो गुड एक्स को कंज्यूम करता जाएगा, इनिशियली तो वो चाहता था, उससे उसकी यूटिलिटी ज्यादा मिल रही थी, बट अगेन यहां पे एक लॉ इंप्लीमेंट होगा, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिससे कि उसकी जो एक्साइटमेंट थी फॉर अचीविंग मोर एंड मोर ऑफ गुड एक्स, वो धीरे 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 अब कम होती जा रही है। पहले तो वो गुड वाई के कितने भी यूनिट्स छोड़ने के लिए रेडी था फॉर 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स, है ना, गुड एक्स का एक एक्स्ट्रा लेने के लिए वो कितने ही एक्स्ट्रा छोड़ने के लिए रेडी था गुड वाई के, बट जब जैसे जैसे उसको गुड एक्स से यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाएगी, है ना, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, वो एक्स को आप वाई को आप कम से कम सब्स्टिट्यूट करेगा फॉर 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स। दैट इज वाई दिस डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द हम कह सकते हैं वन ऑफ द या ओनली रीजन फॉर दिस कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अंडरस्टूड? सो द राइट आंसर इज अगेन क्वेश्चन नंबर 7 बी। क्वेश्चन नंबर 8, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन। हाँ, अगेन अब मैं बजट लाइन और इस इनडिफरेंस कर्व को बेसिकली कंक्लूड करके एक क्वेश्चन मैंने इसमें डाला। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा? जब ये इनडिफरेंस कर्व कट करेगी बजट लाइन को, या इनडिफरेंस कर्व अबव होगी बजट लाइन से, या इनडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगी बजट लाइन पे, या इनडिफरेंस कर्व पैरेलल होगी बजट लाइन के, है ना। तो कब ये दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम में आएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो रहेगा ऑप्शन सी ऑफ कोर्स, जहां पे ये बजट लाइन और ये इनडिफरेंस कर्व, ये ए और बी वही बजट लाइन जो मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया, ये यहां पे टेंजेंट होगी। और यहां पे क्या होगा उसका भी मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा, आगे मैं उसके क्वेश्चन में भी बताऊंगा कि यहां पे ऑफ कोर्स स्लोप्स जो है आईसी और बजट लाइन के इक्वल हो रहे हैं, बट यहाँ पे क्या क्या इक्वेशंस हैं उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन रखे हैं, तो मैं उसमें इसको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अगेन आ गया क्वेश्चन वही जो मैं बोल रहा हूं, क्या कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की, क्योंकि दोनों ही चीजें आपको पता है कि MRS क्या है, ऑफ कोर्स हमें दिखाता है क्या, स्लोप ऑफ आईसी, और px बाय py भी मैंने आपको बताया कि ये क्या दिखाता है हमें, स्लोप ऑफ कोर्स बजट लाइन। सो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे ये दोनों स्लोप्स की कंडीशन क्या होती है बेसिकली, क्या MRS ग्रेटर देन होता है एक्स एंड वाई से, क्या MRS लेस देन होता है, क्या MRS इक्वल होता है, या MRS इक्वल टू इनकम होता है। सो आप मुझे
पता है कि आप इसे इजिली फाइंड आउट कर चुके होंगे कि MRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ कोर्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, क्योंकि यहां पे दोनों के स्लोप्स इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बजट लाइन। इंटरेस्टिंग ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि बजट लाइन कब रोटेट करेगी, है ना। नाउ व्हाट डज मीन कि बजट लाइन रोटेट करे। ठीक है, बजट लाइन रोटेट करने का मतलब क्या है। यहां पे हमारे पास बजट लाइन है, दैट इज ए एंड बी। अरे यार, ए एंड बी, यहां पे एक्स एक्सिस है, यहां पे वाई एक्सिस, यहां पे ओरिजिन। क्या बजट लाइन जब एक तरफ से बी डैश, पहले तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, कुछ ही पीछे क्वेश्चंस में ये बताया कि बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी, है ना, बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी दोनों तरफ से, बट यहां पे सिर्फ एक ही तरफ से शिफ्ट करे, इसे हम रोटेट कहते हैं। अदर वे, इसके अलावा एक और केस भी हो सकता है, वो केस ये है कि यहां पे हमारी एक बजट लाइन है और वो इस तरह से वाई एक्सिस की साइड से रोटेट कर जाए। ठीक है, ये ए था और ये ए डैश और बी अपनी जगह पे। ठीक है, या ये एक्स एक्सिस की साइड से रोटेट करे या वाई एक्सिस की, दोनों ही केसेस पॉसिबल है। बट वही पूछा है कि ये पॉसिबल कब है और कब बजट लाइन रोटेट करती है। क्या जब इनकम्स चेंज हो? नो, इनकम्स चेंज तो हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जब इनकम्स चेंज होंगी तो ऑफ कोर्स बजट लाइन विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट। जो इनकम में चेंज होगा, अभी हम ये नहीं पता कि इनकम में कैसा चेंज होगा, वेदर इट इज डिक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन इनकम। If it is increase in income, then definitely budget line will be shift towards right, and if there are decrease in income, then of course budget line shift backwards, right? Now option A तो नहीं हो सकता क्योंकि ये शिफ्ट का केस है। Now price of one good change, जब प्राइस किसी एक गुड का चेंज हो या बोथ प्राइसेस चेंज इक्वली, ऐसा हो, या यूटिलिटी में चेंजेस हो। सो इसका क्या राइट आंसर है? आई होप कि आपने से फाइंड आउट कर लिया होगा कि जब किसी एक चीज का प्राइस चेंज हो, एक चीज का मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पास यहां पे गुड एक्स है और यहां पे गुड वाई है, इधर भी गुड एक्स है, इधर भी गुड वाई है, तो या तो इस पर्टिकुलर केस में, है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे एक्स, इस पर्टिकुलर केस में कोई भी हो सकता है, एक्स एंड वाई का कोई इशू नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में एक्स गुड का प्राइस चेंज हो रहा है और इस पर्टिकुलर केस में वाई गुड का चेंज हो रहा है, तो इट मींस किसी एक गुड का जब प्राइस चेंज होता है देन ओनली बजट लाइन रोटेट करती है, नॉट शिफ्ट। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इंटरेस्टिंग अगेन, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इन डिफरेंस कर्व इज। ठीक है, दोनों ही परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पे भी मैंने क्वेश्चन पुट किया है और परफेक्ट कंप्लीमेंट पे भी। बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन नंबर 11th एंड क्वेश्चन नंबर 12th, वी मस्ट नो अबाउट द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स, दैट आर द बेसिक्स। मैंने टाइप्स ऑफ गुड्स आपको एक प्रॉमिस किया है कि टाइप्स ऑफ गुड्स पे क्वेश्चन नहीं सॉरी, एक लेक्चर, डेडिकेटेड लेक्चर मैं यूट्यूब पे बड़ी जल्दी लाऊंगा। उसमें जितने भी तरह के गुड्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे, वेदर इट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स। और आपने देखा कि मैंने एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी रखा है इसमें लास्ट में, जिसमें हमने अपने गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इन सबको मैच करना है कि इनका क्या मतलब है, तो उन सब गुड्स को भी मैं उसमें कवर करूंगा। नाउ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इन डिफरेंस कर्व इज, परफेक्ट जब इन डिफरेंस कर्व के वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो दो गुड्स हैं वो एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं, इजिली सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट होंगी तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसका स्लोप हम मान के चलते हैं, है ना। जब इस इंडिफरेंस कर्व के इस तरफ जो गुड है और इस तरफ जो गुड है, बोथ आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, है ना। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मींस एक की जगह दूसरे को आप यूज कर सकते हो, है ना, जैसे टी एंड कॉफी। और कोई भी ऐसे एग्जांपल ले लो, टी एंड कॉफी हो गया, जैसे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं जो चीजें। ठीक है, तब इंडिफरेंस कर्व क्या स्ट्रेट लाइन होगी या राइट एंगल्ड होंगी या कॉन्वेक्स होंगी या कनकेव्ड होंगी, है ना, या कन्वेक्स होंगी या कनकेव होंगी। समझना, ये जो इंडिफरेंस कर्व अभी आपको दिखाई दे रही है
ऑफ कोर्स इसमें जो दो चीजें हैं वो सब्स्टिट्यूट तो हो रही है बट परफेक्ट नहीं हो रही। परफेक्ट का मतलब जितना आपने y को गिव अप किया, ठीक है, उतना ही एग्जैक्टली ये जो गैप, वेट एक मिनट मैं इसको कलर चेंज करूं, ये पर्टिकुलर गैप, दिस बॉक्स, ये जो आपने गिव अप किया किसका, ऑफ कोर्स गुड y का, फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x, ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, और अगर इक्वल नहीं है तो वो सब्स्टिट्यूट तो है बट परफेक्ट नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट है तो इनडिफरेंस कर्व ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगी, लेकिन अगर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, मैं एक बार इसको फिर से कोशिश करता हूं परफेक्टली सब्स्टिट्यूट बनाने की, कि अगर ये दोनों, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, अगर ये दोनों परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होंगे तो ऑफ कोर्स, एक मिनट, ऑफ कोर्स हमारी लाइन जो है इनडिफरेंस कर्व की वो इस तरह से होगी, एक्सिस को टच नहीं करेगी, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको टच करवाया है बट ये टच नहीं करेगी। ये गुड एक्स, यहां गुड वाई, यहां पे गुड एक्स, जी एक्स जी वाई, इसको इतना छोड़ा, इसको इतना लिया, इसको इतना छोड़ा, इसको इतना लिया, तो अब देखें इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन रेट है फ्रॉम दिस टू दिस एंड फ्रॉम दिस टू दिस, these substitution rates are exactly equal. That is why these both goods are perfect substitutes. If it is so, then the indifference curve must be straight line, ठीक है, must be straight line, ये straight line होगी जो ये मैंने यहां पे बनाया, अंडरस्टूड। सो ये एक्चुअली मैं आपको समझाना चाहता था। तो जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बट जेकेएसएसबी के ही किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का, और दूसरा परफेक्ट कंप्लीमेंट्री का, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब परफेक्ट कंप्लीमेंट्री होंगी इट मींस देयर इज नो चांस ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन दिस टू गुड्स जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हैं इंडिफरेंस कर्व के, वो दोनों कंप्लीमेंट्री है, वो एक के साथ दूसरी जुड़ी है। जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, ये कंप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल, दूसरे का एक के बिना काम नहीं चल सकता। अगर एक नहीं होगी तो दूसरी नन, लेकिन यहां एक नहीं होगी तो दूसरी से काम चलाया जा सकता है सब्स्टिट्यूट में। बट जब परफेक्ट कंप्लीमेंट होंगे, परफेक्ट कंप्लीमेंट मींस वन इज टोटली डिपेंड अपॉन अदर, टोटली कंप्लीमेंट करेगा उसको, है ना। और जब ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स हमने बहुत ही सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे लिटरेचर में, बहुत सारे बुक्स में, इवन बहुत सारे मेरे नोट्स में आपने पढ़ा होगा कि ये एल शेप्ड रहेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये एक गुड की डिमांड, ये दूसरे गुड, देयर इज नो चांस टू सब्स्टिट्यूट बोथ ऑफ द गुड फ्रॉम वन टू अनदर, अंडरस्टूड। सो दीज आर द 11th and 12th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th, स्टीपर बजट लाइन मीन्स, ठीक है, स्टीपर बजट लाइन मीन्स, जरा देखें, इंटरेस्टिंग है, ये भी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने लग गया हूं तो सारे क्वेश्चन में कवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट नो, ऑलरेडी ही हाफ ऑफ द आवर जो है वो हो चुका है, ठीक है, 30 मिनट्स अप्रोक्स 29 मिनट्स जो है वो लेक्चर हो चुका है। दो तरीके की बजट लाइंस हो सकती हैं, एक स्टीप हो सकती है, एक फ्लैट। बिफोर जंपिंग इनटू दिस क्वेश्चन मैं आपको स्टीप और फ्लैट का कंसेप्ट बता दूं। ये एक फ्लैट लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन, मैं इसको नाम नहीं दे रहा, और ये मेरे पास एक लाइन है, ये स्टीप है, स्टीप है, अंडरस्टूड। स्टीप एंड फ्लैट। क्वेश्चन पूछा है स्टीपर से कि कब बजट लाइन, ठीक है, अब मैं इसको नाम दे देता हूं बजट लाइन, बजट लाइन
कब बजट लाइन क्या होगी, स्टीप होगी। स्टीप ध्यान से समझना, इसको इरेज करने दो, है ना। नो, यहां पे मैं बजट लाइन बना रहा हूं, ये एक बजट लाइन है इससे पहले, सॉरी यहां इस तरह से, ये कोई बजट लाइन है। अब ये नॉर्मल बजट लाइन है, ठीक है, ये एक बजट लाइन है इनिशियल, इसको मैं हम नाम दे देते हैं बजट लाइन, ठीक है, नॉट, ठीक है। अब ये बजट लाइन कब स्टीप हो जाएगी, क्या जब गुड एक्स चीपर हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, गुड एक्स सस्ती हो जाएगी, या गुड वाई सस्ती हो जाएगी, या इनकम्स बढ़ जाएंगी, या यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। चले एक, ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि इनकम्स का इसके साथ कुछ लिंक नहीं है, ऑफ कोर्स प्राइसेस का है। दोनों प्राइसेस को चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या गुड एक्स जब चीप हो रही है, यहां पे गुड एक्स है, यहां पे गुड वाई है। गुड एक्स चीप होने का क्या मतलब है, अगेन मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं। गुड एक्स चीप होने का मतलब है नाउ यू कैन एबल टू परचेज मोर ऑफ गुड एक्स, यही मतलब हुआ। गुड एक्स सस्ती हुई है, पहले कॉस्टली थी, तो आप गुड एक्स के 5 यूनिट ले रहे थे, यहां पे अज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है, इमेजिनरी 5 यूनिट ले रहे थे। नाउ गुड एक्स इज चीपर देन बिफोर, तो गुड एक्स के आप, थोड़ा सा ये हो सकता है गलत बने, बट गुड एक्स के आप अब ज्यादा यूनिट परचेज कर सकते हो क्योंकि गुड एक्स अब चीप हो चुकी है। अंडरस्टूड। तो क्या हुआ, क्या नहीं, ग्रीन वाली बजट लाइन को देखो, बजट लाइन 1 या बजट लाइन डैश, तो क्या बजट लाइन स्टीप हुई, नो, बजट लाइन ओवर फ्लैट हो गई, है ना, बजट लाइन ओवर फ्लैट हो गई। नाउ अगेन, जब बजट लाइन क्या हो, जब गुड वाई चीप हो, गुड वाई चीप हो रही है, अब गुड वाई चीप हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं, अरे एक मिनट, इसको ऊपर तक लेके जाता हूं, यू, ठीक है, पहले हम यहां थे। अब क्या हुआ, गुड वाई जो है वो चीप हो रही है, तो जब गुड वाई चीप होगी तो ऑफ कोर्स गुड वाई इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ चल जाएगी, वाई नॉट की तरफ। पहले आप इसके 5 ले रहे थे, अब इसके 10 ले सकते हो क्योंकि वो अब सस्ती होगी तो उसके ज्यादा यूनिट्स परचेज कर सकते हो। तो अब देखें कौन सी आपको स्टीप दिखाई देती है और कौन सी फ्लैट। ऑफ कोर्स जब गुड वाई चीप हो रही है तो उस वजह से हमारी बजट लाइन ज्यादा स्टीप दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू गुड एक्स। सो राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखें और इस पूरे डिस्कशन से इसका कंक्लूजन निकालें और इसको नोट करके रखें कि गुड एक्स जब चेंज होगी तो क्या होगा, गुड वाई जब चेंज की बात नहीं है, चीप की बात है। मे भी यहां पे इसका क्वेश्चन अपोजिट भी हो सकता है कि कोई गुड एक्स कॉस्टली हो जाए या गुड वाई कॉस्टली हो जाए, या बोथ ही गुड्स जो हैं वो चीप या कॉस्टली हो जाए, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट राइज ड्यू टू, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्यों निकल कर सामने आता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेसिकली जुड़ा है प्राइस से। हम क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं एक गुड को दूसरे गुड के साथ, ऑफ कोर्स ड्यू टू प्राइस इफेक्ट। जब चेंज इन प्राइस होगा तब ही हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकल के आएगा। एक छोटी सी एग्जांपल से समझ लो, मैं जल्दी से, मुझे ये पूरे एमसीक्यूज कवर करने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक तरफ आपकी टी है और एक तरफ आपकी कॉफी है। सो व्हाई यू शुड सब्स्टिट्यूट टी फॉर कॉफी। ऑफ कोर्स अगर टी के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना, तो आप टी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, है ना, तो दैट्स व्हाई ओनली यू शिफ्ट टूवर्ड्स कॉफी, क्योंकि कॉफी कंपेरेटिवली टी से अभी चीपर है, उतना प्राइस उसका नहीं पड़ा। तो ये प्राइस है जो टी को सब्स्टिट्यूट करवा रहा है कॉफी के लिए। देन इसीलिए हमने कहा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट राइज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इनकम इफेक्ट अराइज ड्यू टू, इनकम इफेक्ट क्यों अराइज होता है। अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज चेंज इन परचेजिंग पावर। मतलब जब
मनी रिलेटेड या इनकम रिलेटेड कोई चेंजेस होंगे, परचेजिंग पावर रिलेटेड चेंजेस होंगे, तो उसे हम इनकम इफेक्ट करते हैं। एक चीज याद रखना, इनकम इफेक्ट इज नॉट हेयर in our theories of consumer behavior, income effect is not directly related to money income, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट और डीप डिस्कशन है इसके रिलेटेड कि इनकम इफेक्ट इज नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू मनी इनकम, इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू रियल इनकम। It is actually related to real income. Real income means कि if we compare the prices of two goods, good X and good Y, इन दोनों गुड्स में से कोई एक गुड जो है वो उसका प्राइस जो है वो फॉल कर देता है ना, उसका प्राइस फॉल कर देता है। तो जब किसी गुड का प्राइस फॉल करेगा तो वो गुड आप पहले 10 रुपए की खरीद रहे थे, अब वो चीज 5 रुपए की हो गई, तो इसका प्राइस फॉल करने की वजह से आपको यहां से 5 रुपए जो है वो सेविंग हुई, है ना, 5 रुपए बच के। दिस 5 रुपीज एक्चुअली इनकम इफेक्ट, रियल इनकम इफेक्ट, चेंज इन रियल इनकम, नॉट इन मनी इनकम, ठीक है, चेंज इन रियल इनकम। इसी इनकम की वजह, इसी इनकम को हम कहते हैं, इसी इनकम की बात हम कर रहे हैं कि कैसे ये अराइज होता है, ड्यू टू परचेजिंग पावर। क्योंकि पहले आप जो आपके पास 10 रुपए थे उससे एक ही चीज खरीद सकते थे, ये गुड एक्स की एक ही चीज, क्योंकि इसका प्राइस ही 10 था। अब आपके पास उसी 10 रुपए से आप दो चीजें खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका प्राइस 5 रुपए हो गया, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, क्योंकि आपके पास 10 रुपए हैं, आप उसके 2 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी ना। इसी परचेजिंग पावर से ही निकलता है इनकम इफेक्ट। इट इज नॉट अबाउट द रियल मनी इनकम कि मैं बोलूं आपके 10 रुपए से मैं 20 रुपए कर दूं, तो क्या ये मनी इफेक्ट है? नो, इट इज नॉट मनी इफेक्ट, ठीक है, इट इज एक्चुअली अबाउट रियल इनकम। सो ऑलवेज बी इन माइंड कि ये कैसे अराइज होता है, ड्यू टू परचेजिंग पावर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द टोटल प्राइस इफेक्ट, ठीक है। जो टोटल प्राइस इफेक्ट है ऑफ कोर्स वो सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट को मिला के बनता है, ठीक है। स्लट्स की इक्वेशन भी इसके रिलेटेड एक टॉपिक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम स्प्लिट करते हैं बिटवीन इनकम, सब्स्टिट्यूशन एंड टोटल प्राइस इफेक्ट में, ठीक है। सो टोटल प्राइस इफेक्ट इज ऑफ कोर्स इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट, ठीक है। प्राइस के इफेक्ट को ही हम डिवाइड करते हैं इनकम और सब्स्टिट्यूशन में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, गिवन गुड्स शोज, तो गिवन गुड्स क्या दिखाती हैं कि इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या नेगेटिव इनकम इफेक्ट, या नो प्राइस इफेक्ट, या कांस्टेंट यूटिलिटी। तो इनका क्या राइट आंसर होगा? ऑफ कोर्स गिवन गुड्स ये मैं काफी बार, बहुत बार समझा चुका हूं, और फिर से मैं इसकी एक वीडियो जो है टाइप्स ऑफ गुड्स की बहुत जल्दी जो है बनाऊंगा, उसमें हम इसकी डिस्कशन करेंगे फिर से। फिलहाल आप इसे याद रखें कि ऑप्शन ए, जिसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है और एट द सेम टाइम इट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि आप चीजों को सब्स्टिट्यूट करने के हालत में नहीं है, बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ गिवन गुड्स हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन, सो देयर इज नो स्कोप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। इसमें कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इंफीरियर गुड, है ना, वन ऑफ द टाइप ऑफ इंफीरियर गुड, दोज गुड्स विच हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट्स एक्चुअली वायलेट द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, transitivity assumption means if A is greater than B, B is greater than C, then A is greater than C, or A is equal to B, और A is less than C, or no ranking, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिविटी assumption ऑफ कोर्स इंडिफरेंस कर्व की assumptions है। ट्रांजिटिविटी मैंने आपको बताया, कंसिस्टेंसी बताया, और भी 2-3 है, वो आगे आएंगी अभी क्वेश्चंस में। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जो राइट आंसर है उसका A, कि अगर 3 चीजें आपके पास हैं, A, B, C, 3 गुड्स आपके पास हैं, जो कि हम बेसिकली रैंक्ड या फिर ऑर्डिनल अरेंजमेंट्स की बात करते हैं, तो अगर कंज्यूमर प्रेफर A ओवर B एंड B ओवर C, इट मींस कंज्यूमर मस्ट प्रेफर A ओवर C, है ना, A ओवर C, यही चीज यहां पे लिखी है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस की बात हो रही है। सो इसका राइट, इसी अरेंजमेंट को हम ट्रांजिटिविटी असम्पशन कहते हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, द मेन एम ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस टू एक्सप्लेन, एक्चुअल में इनडिफरेंस कर्व
एनालिसिस एक्सप्लेन करता क्या है? ऑफ कोर्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक हमें पहुंचना होता है, प्रोड्यूसर की तो यहां बात ही नहीं है। नेशनल इनकम तो एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, इन्फ्लेशन इज आल्सो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो इनडिफरेंस का एनालिसिस है ये हम माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना। मैंने बहुत पहले जब सिलेबस डिस्कशन किया तो मैंने माइक्रो कंसेप्ट को अलग किया, मैक्रो को अलग किया, इंडियन इकोनॉमिक कंसेप्ट्स को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट्स को अलग अलग किया। उसमें मैंने आपको बताया था दिस थियरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड इज एक्चुअली रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अंडरस्टूड? नाउ so right answer is option A. Question number 20. प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव फॉर, किन चीजों के लिए प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है ना? नॉर्मल गुड, गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स या लग्जरी गुड्स। ठीक है, ऑफ कोर्स जो हमारा प्राइस इफेक्ट है वो नॉर्मल गुड्स के लिए नेगेटिव होगा। प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होने का मतलब क्या है? व्हेन प्राइसेस आर इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइसेस आर डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, है ना। ऑफ कोर्स ये क्या है? हमारा लॉ ऑफ डिमांड, और इसी को हम प्राइस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये नेगेटिव कब है? जब चीजें नॉर्मल हैं, ठीक है, जब चीजें नॉर्मल हैं। और अगेन मैं बता दूं सभी गुड्स को मैं कवर करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 21. कंज्यूमर बिहेवियर इन इकोनॉमिक्स मेनली स्टडीज, कंज्यूमर बिहेवियर इकोनॉमिक्स में किस चीज को मेनली स्टडी करता है? तो ऑफ कोर्स बायर प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस। ठीक है, प्रोड्यूसर की बात नहीं होती यहां पे, कंज्यूमर बिहेवियर है, क्योंकि प्रोड्यूसर बिहेवियर में हम प्रोड्यूसर की स्टडीज करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात नहीं हो रही, एक्सपोर्ट ट्रेंड, ये दोनों ही मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, तो इनकी बात यहां पे नहीं हो रही। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देन मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा जो आपका कार्डिनल वाला पोर्शन है उसे भी ऐड किया है, इससे पहले हमने सभी ऑर्डिनल की बात की। सो मार्जिनल यूटिलिटी मींस एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वन मोर यूनिट। ठीक है, एडिशनल यूनिट जब ऐड होगा किसमें? टोटल यूटिलिटी में। सो ऑफ कोर्स उसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स के जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाओगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके ऊपर पूरा डायग्राम है, वो सब है, लेकिन सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने एमसीक्यूज फिर भी इसमें ऐड किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो मैं डायग्राम आपको फिर भी एक बार यहाँ पे बना के बता दूं। ठीक है, सो हियर वी हैव दिस टोटल like this, total utility, and we have this marginal utility. ठीक है, so question number 24 is actually थोड़ा सा गलत बना है, बट यहाँ पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जो ये टोटल यूटिलिटी है, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो है तो टोटल यूटिलिटी कितना होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी अभी कुछ ही दिन पहले ये लेक्चर हमने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जीरो को टच कर रहा है, तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगा। सो इसका राइट आंसर सी रहेगा, मैक्सिमम। ठीक है, ये डायग्राम से आपको इजीली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, जब इसके बाद एक और क्वेश्चन, जब कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा? ऑफ कोर्स टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लग जाएगा। ठीक है, डिक्लाइन करने लग जाएगा। सो दिस बोथ आर फ्रॉम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। नाउ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी एक्सप्लेन्स, शायद ये पहले भी किया है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ये बाइंग डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर हमें बताता है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर्स। नाउ यूटिलिटीज बेसिकली ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, फिक्स्ड और सेम फॉर ऑल। तो यूटिलिटी क्या है? ऑफ कोर्स यूटिलिटी जो है हमारे पास वो एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। क्या है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट, ना कि ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट मीन्स इट इज एक्चुअली साइकोलॉजिकल टर्म्स, टर्म नहीं कह सकते, साइकोलॉजिकल फीलिंग कह सकते हैं, दैट एक्चुअली हेल्प अस टू एक्सप्लेन आवर एक्सपीरियंसेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, या किसी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन करनी हो जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम हमें यूटिलिटी क्या है, इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन जो है पहले आपसे मतलब इसमें ऐड किया था, पर फिर मैंने उससे वो काफी बेसिक हो जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है यूटिलिटी मींस कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ क्यूमिडिटी। ये क्यूमिडिटी के अंदर, क्यूमिडिटी मतलब जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कितनी
उसके अंदर कितनी पावर है हमें सेटिस्फाई करने की, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। और उससे ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है बेसिकली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव जो आपकी आंखों के सामने हो, सब्जेक्टिव जो आपके माइंड में हो, ठीक है। ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, मार्जिन यूटिलिटी कर्व शेप इज ऑफ कोर्स डाउनवर्ड स्लोप। अभी मैंने आपके सामने बनाया भी था, यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोप होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इंक्लूड्स रेशनलिटी, ट्रांजिटिविटी, कंसिस्टेंसी या ऑल ऑफ दिस। तो ऑफ कोर्स आंसर इज ऑल ऑफ दिस। इसके लिए मैंने एक अपने कल की क्लास से, जो हमारे यहाँ पे देखेंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जो क्लास हुई है उसके हमारे ही नोट्स के, कोर्स के नोट्स से, ये देखिए ओरिजिनल जो हमारी कॉपी है, यहाँ पे हमने सारी ये अजम्पशंस जो है वो डिस्कशन की हैं। तो ये हमारे नोट्स भी जो है वो अवेलेबल है, आप ऐप डाउनलोड करके वहां से देख सकते हो। राइट आंसर ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 29, नेगेटिव MU अकर्स व्हेन। ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी कब होगी, ये मैंने आपको कोई 5th और 6th क्वेश्चन में बताया कि जब हम ज्यादा चीज कंज्यूम करने लग जाएंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होने लग जाएगी, डिक्लाइन होने लग जाएगी, है ना, जिसको मैंने नाम दिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो ऑफ कोर्स जब आप ओवर कंज्यूम करने लग जाएंगे किसी चीज को, तो उससे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। यहां पे ये जो नेगेटिव हो रहा है ये पोर्शन, ये क्यों हो रहा है कि आप ओवर कंज्यूम करने लग गए हैं किसी चीज को, ठीक है। और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन 30th क्वेश्चन, यूटिलिटी एनालिसिस रिलेटेड। यूटिलिटी एनालिसिस किसके रिलेटेड है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट या एक्सपोर्टर। ऑफ कोर्स कंज्यूमर के रिलेटेड, ठीक है। राइट आंसर इज बी। कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व ड्यू टू, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ ये क्वेश्चन भी रिपीट है कि बजट लाइन कब शिफ्ट होगी। एक तो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आई थिंक, जब इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नाउ यहां पे देखें, द एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन रिप्रेजेंट्स। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, हम पहले से बना के देखेंगे। ये डिमांड कर्व है और ये प्राइस है। तो कहा है कि यहां पे मैं कलर चेंज कर लूं एक बार, लिखा है कि एरिया अंडर द डिमांड कर्व, है ना, अंडर द डिमांड कर्व और अबव द प्राइस लाइन। ये डिमांड कर्व है इसके अंडर और ये प्राइस लाइन है इसके ऊपर, यानी इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ए बी और सी ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल के बीच की बात हो रही है। इस एरिया को क्या कहा जाता है, क्या ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, टोटल यूटिलिटी एरिया है, मार्जिन यूटिलिटी एरिया है। ऑफ कोर्स इट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस इसे कहा जाता है। ये यूटिलिटी एनालिसिस में ही लास्ट टॉपिक होता है जहां हम कंज्यूमर सरप्लस की स्टडी करते हैं। और एरिया बिलो द प्राइस लाइन हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस। अंडरस्टूड। सो क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूटिलिटी इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यूटिलिटी के लिए करेक्ट है, कि वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी इज दैट इट इज रिलेटिव कंसेप्ट। इसे रिलेट किया जाता है एक दो चीजों में, या ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, या एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, या ऑल ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स ये रिलेटिव कंसेप्ट भी है, सब्जेक्टिव भी है और साइकोलॉजिकल फिनोमिना भी है। इट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, मैच द फॉलोइंग margin utility, total utility, indifference curve and budget line. So of course margin utility means मैं से साथ साथ कार बता रहा हूं, extra satisfaction from one more unit. Total utility of course sum of satisfaction from all units. Indifference curve of course equal level of satisfaction combinations. And budget line एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, income price combinations. So A1, B2, C3, D4. So आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, A1, B2, C3, D4, ठीक है।
इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। ये जितने भी मैंने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इसमें ऐड किए, ये सारे नेट सेट या जितने भी जेके पीएससी के क्वेश्चंस हैं उनमें से मैंने ऐड किए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 36। अगेन एक तरफ है इकोनॉमिस्ट्स के नाम और कंसेप्ट्स, और दूसरी तरफ वो किसके साथ रिलेट होते हैं हमें ये बताना है। मार्शल, ऑफ कोर्स मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट दिया है। हिक्स ऑफ कोर्स ऑर्डिनल, जिसे हम इनडिफरेंस कर्व जो अभी हमने पढ़ा उसे भी, जिसमें हमारा थर्ड टॉपिक बेसिकली जो है उसी के ऊपर है। फिर है सी कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली विलिंगनेस टू पे को दिखाता है, और मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है ना। सो ऑप्शन में देखेंगे बी का 1, B1, A2, C3 और D4। अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, गिवन गुड्स, ये इनके जो इफेक्ट्स हैं वो कैसे होते हैं। नॉर्मल गुड ऑफ कोर्स हमें पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाएगा, मतलब ए का बी है ना, ए का बी। इंफीरियर गुड ऑफ कोर्स नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाएगा। गिवन गुड्स की डिमांड का स्लोप कैसा होगा, अपवर्ड होगा है ना। और डी एक ही बचा कि प्राइस चेंज इफेक्ट, जब प्राइसेस चेंज होते हैं तो सब्सिट्यूट, अभी मैंने बताया प्राइसेस चेंज होने की वजह से जब सब्सिट्यूट करते हैं चीजों को, तो B1 अगेन B1, A2 C3 and D4 अगेन ऑप्शन ए आर इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। एक तरफ है सब्सिट्यूट गुड, कंप्लीमेंट्री गुड, कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व, दूसरी तरफ लिस्ट में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन किसके साथ मैच होगा। बिल्कुल लास्ट वीडियो की तरह उसमें भी मैंने 38 क्वेश्चन पे ही रोका था उस लेक्चर को, मॉनेटरी पॉलिसी वाला। ये उसका भी 38 क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आप कमेंट करके बताएं, इसमें भी 38 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएं राइट आंसर क्या होगा। अगेन लास्ट टाइम की तरह इसका राइट आंसर आपको ठीक 2 दिन के बाद हमारे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मिलेगा, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। होपफुली वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी। रेगुलर वीडियोस मैं ऐसे ही अपडेट करूंगा। अगर आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करेंगे, जितना भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, मैं उतना ज्यादा वीडियोस जो है, उतने ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।